साथियों, जय भीम। अब हम बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश के भाग 5 और भाग 6 को इसमें शामिल करेंगे। इस वीडियो में मैं पिछले भाग की भी लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसे अवश्य देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश भाग 5। वंश और रक्त का सुधार व जाति प्रथा। जाति प्रथा के पक्ष में कुछ लोगों ने जीव विज्ञान का स्वरूप देकर सही साबित करने की कोशिश की है। उनका कहना है कि जाति प्रथा के द्वारा वंश और रक्त की शुद्धता की रक्षा होती है। इस संबंध में एथनोलॉजिस्ट वैज्ञानिकों की राय है कि शुद्ध रक्त या शुद्ध प्रजाति के लोग अब दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है और सब भागों में सभी जातियों ने मिश्रण या मिलावट कर चुके हैं या हो चुकी है। भारत के लोगों के संबंध में तो यह विशेष तौर से सही है। माननीय D.R. भंडारकर ने अपने लेख हिंदू आबादी में विदेशी तत्व में लिखा है, भारत में मुश्किल से कोई जाति या वर्ग ऐसे होंगे जिनमें विदेशी मिलावट नहीं हो। विदेशी रक्त की यह मिलावट केवल राजपूत व मराठा जैसी लड़ाकू जातियों में ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों में भी विद्यमान है, जबकि ब्राह्मण इस भ्रम व कल्पना में मग्न है कि उनकी जाति सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि उनमें विदेशी रक्त का मिश्रण नहीं है। जाति प्रथा के संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि जाति प्रथा का विकास नस्लों के मिश्रण को रोकने तथा रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए हुआ। ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि जातियों की उत्पत्ति उस समय के बहुत बाद में शुरू हुई जब भारत की अलग अलग नस्लें रक्त और संस्कृति के कारण अलग थलग हो चुकी थी, अर्थात यहाँ के लोगों में रक्त व संस्कृति के विदेशी तत्व पहले से ही घुल मिल चुके थे। अतः जाति भेद को वंश भेद मानते हुए यह दावा करना कि भारत की विभिन्न जातियां विभिन्न वंशों के कबीले हैं, यह सच नहीं बल्कि गुमराह करने वाला दावा है। पंजाब के ब्राह्मणों और मद्रास के ब्राह्मणों में क्या कोई वंश का संबंध है? इसी तरह बंगाल व मद्रास के अछूतों में क्या कोई निकट का वंश संबंध हो सकता है? वंश की दृष्टि से पंजाब के ब्राह्मण उसी जाति यानी वंश के हैं जिसके वहाँ के चमार हैं। मद्रास के ब्राह्मणों व चमार में क्या कोई भिन्नता पाई जाती है? इसी प्रकार मद्रास के ब्राह्मणों तथा पेरिया अछूतों का वंश एक है। जाति प्रथा वंश के विभाजन की सीमा तय नहीं करती। जाति प्रथा एक ही वंश के लोगों का सामाजिक विभाजन है। फिर भी वंशभेद की बात मानकर कोई यह सवाल कर सकता है कि भारत में अलग अलग जातियों के बीच अंतर विवाह के द्वारा वंश और रक्त की मिलावट की आज्ञा दे दी जाए तो क्या नुकसान है? मनुष्य और जानवरों में इतना अधिक अंतर है कि विज्ञान मनुष्य और जानवर को दो अलग जातियों के रूप में स्वीकार करता है, लेकिन वंश की शुद्धता में विश्वास रखने वाले वैज्ञानिक भी यह दावा नहीं करते हैं कि अलग अलग प्रजाति या वंश के लोग अलग जातियों के हो सकते हैं। वे केवल एक और उसी
ही जाति के अलग रूप हैं। ऐसे में वे आपस में दूसरी जाति से संबंध करके ऐसी संतानें पैदा कर सकते हैं जो संतान पैदा करने के योग्य होती है और बांझ नहीं होती। जाति व्यवस्था के पक्ष में वंश और मानव के विकास के बारे में कई तरह की बकवास पूर्ण बातें की जाती है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो जाति व्यवस्था की तब भी आलोचना करते जब यह मानव विकास के बुनियादी सिद्धांत के अनुरूप होती, क्योंकि उचित माध्यम के से वंश में सुधार का विरोध थोड़े ही लोग करते हैं। लेकिन किसी के लिए यह समझ पाना बहुत मुश्किल है कि जाति व्यवस्था को न्याय संगत कैसे माना जा सकता है। जाति प्रथा एक घटिया व नेगेटिव सोच की किस्म की प्रथा है। यह अलग अलग जातियों के लोगों को आपस में विवाह करने से रोकती है, जो कि शादी के लिए चुनाव का सकारात्मक तरीका नहीं है। यह तय करता है कि एक खास जाति के किन दो व्यक्तियों को विवाह करना चाहिए। यदि जाति व्यवस्था मानव विकास के विज्ञान पर आधारित है तो उपजातियों के आधार भी मानव विकास के क्रम में होना चाहिए। लेकिन क्या कोई गंभीरता से यह दावा कर सकता है कि उपजातियों की शुरुआत भी मानव विकास के विज्ञान के कारण हुआ है? मेरा विचार है कि इस तरह की मान्यता के पक्ष में बहस करना व्यर्थ है और इसका कारण बहुत साफ है। यदि जाति का मतलब नस्ल या प्रजाति है तो उपजातियों का में पाए जाने वाले अंतर वंश का अंतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपजातियां एक ही नस्ल की काल्पनिक शाखाएं हैं। साथियों, एक बहुत प्रमुख लाइन आप इसे कह सकते हैं कि उपजातियों के बारे में, यदि जाति का मतलब नस्ल या प्रजाति है तो उपजातियों का में पाए जाने वाले अंतर वंश का अंतर नहीं माना जा सकता, क्योंकि उपजातियां एक ही नस्ल की काल्पनिक शाखाएं हैं। इससे स्पष्ट है कि उपजातियों के बीच परस्पर विवाह खान पान पर रोक वंश व रक्त की शुद्धता बनाए रखने के उद्देश्य से नहीं हो सकती। लेकिन उपजातियां मूलतः मानव विकास से संबंधित नहीं है, तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं हो सकती। यदि जाति की शुरुआत नस्ल या वंश सुधार विज्ञान होता तो आपस में शादियों के खिलाफ रोक समझ में आ सकती है। लेकिन जाति और उपजाति के बीच खानपान पर रोक का क्या उद्देश्य है? आपसी खानपान से रक्त पर कोई असर नहीं होता है और इससे नस्ल को अच्छा या खराब बनने या गिरावट से कोई संबंध नहीं हो सकता है। इससे साबित होता है कि जात पात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जात पात का वैज्ञानिक आधार, कई लोग बोलते हैं कि इसे वैज्ञानिक आधार पर किया गया है, लेकिन बाबा साहब ने स्पष्ट किया है कि जात पात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है और जो लोग इसे मानव विकास पर सही प्रमाणित करने में लगे हुए हैं वे एक ऐसे आधार का सहारा ले रहे हैं जो सरासर अवैज्ञानिक है। आज के समय में भी सुंदर संतान की प्राप्ति की व्यावहारिक संभावना तब तक नहीं बन सकती जब तक कि वंशवाद के बारे में सही व आनुवांशिक वैज्ञानिक जानकारी नहीं होगी। प्रोफेसर वेटसन ने अपनी किताब मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ हेरेडिटी में कहा है कि यदि किसी संतान में अच्छे गुण आए तो उसी के आधार पर यह कहना संभव नहीं है कि वे केवल किसी विशेष परंपरा के गुण के कारण ही आए हैं। यह भी संभावना हो सकती है कि संतान में जो बेहतर या अधिक शारीरिक गुण आए वे किसी खास जैविक तत्व जेनेटिक एलिमेंट्स के होने के
बजाय विभिन्न कारणों के संयोग का परिणाम है। यह तर्क देना कि जाति व्यवस्था का सिद्धांत मानव विकास से संबंधित है, आजकल के हिंदुओं के पुरखों के बारे में वंश परंपरा की ऐसी जानकारी देना है जिसके बारे में आधुनिक वैज्ञानिकों को भी ज्ञान नहीं है। किसी पेड़ के बारे में सही निर्णय या आकलन उसके फलों से करना चाहिए। यदि जाति मानव विकास के आधार पर है तो किस तरह के नस्ल के लोगों को पैदा करने चाहिए थे। शारीरिक तौर पर हिंदू प्रजाति सी दर्जे के लोग हैं। एक और महत्वपूर्ण लाइन कि शारीरिक तौर पर हिंदू प्रजाति जो है वो उस सी दर्जे के लोगों की है। इनकी वंश के लोग आकार में छोटे व बौने लोगों की नस्ल जो कद में छोटे होने के साथ शक्ति में भी खाली है, यानी ना कद काठी है ना उनमें कोई विशेष प्रकार की शक्ति है। यह एक ऐसी प्रजाति है जिसका 10 में से 9 भाग फौज की सेवा के लिए नाकाबिल घोषित किया गया है। यानी भारत के 90% हिंदू सैनिक सेवा के लिए अनफिट हैं, क्योंकि उनमें ना शारीरिक क्षमता कह सकते, ना कद काठी है और ना वे उतने शक्तिशाली हैं। यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हिंदुओं के एक खास वर्ग के स्वार्थ और अहंकार का पोषण होता है, जिसका सामाजिक दबदबा इतना ऊंचा है कि उन्होंने इस जात पात की व्यवस्था को बनाए रखा है और उन्होंने इस व्यवस्था को अपने से निचले तबके के लोगों पर जोर जबरदस्ती लागू भी कर दिया है। साथियों, इस भाग 5 में एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि शारीरिक तौर पर हिंदू प्रजाति सी दर्जे के लोगों की है, जो आकार में छोटे व बौने लोगों की नस्ल है और उतने शक्तिशाली भी नहीं है। यानी 90% हिंदू लोग सैनिक कार्य के लिए अयोग्य हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जाति व्यवस्था ने इस देश पर कितना बुरा असर डाला, क्योंकि जब तक हम आपस में ही लड़ते रहे तब तक ठीक था। जैसे ही विदेशी आक्रमण इस देश पर होना शुरू हुए, विदेशी लोगों ने इस देश को गुलाम बनाना शुरू किया और इस देश की गुलामी का इतिहास लगभग 800-900 सालों तक का रहा है। जो भी विदेशी यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ के लोगों को हराया और यहीं पर राज किया। तो जात पात का एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हमें इस रूप में देखने को मिला। आगे शुरू करते हैं। इनसे स्पष्ट है कि जाति प्रथा मानव विकास के आधुनिक विज्ञान पर आधारित नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था समाज के ऐसे लोगों की देन है जो अपने छल बल और चतुरता से समाज के अन्य वर्गों पर अपना वर्चस्व व प्रभुत्व जमाने में सफल हो गए थे और चालाकी व कुटिलता से अपने अहम की पूर्ति के लिए व वर्चस्व को स्थायी बनाए रखने के लिए उन्होंने जाति प्रथा को जन्म दिया। जाति से आर्थिक विकास नहीं होता है, जाति से वंश में सुधार भी नहीं होता है। हाँ, जाति से एक काम जरूर किया जा सकता है कि इसने हिंदू समाज को पूरी तरह से तोड़कर अलग अलग कर दिया।
यानी हिंदू समाज को तोड़ने व अलग अलग करने में जाति प्रथा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें अनैतिक हताशा की अवस्था में पटक दिया है। जाति व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण लेख है ये बाबा साहब द्वारा। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। भाग 6, क्या हिंदू एक समाज है? क्या हिंदू एक सोसाइटी है? इस पर बाबा साहब का लेख है। सबसे पहले हमें यह मानना होगा कि हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू समाज एक मिथक है। हिंदू शब्द अपने आप में विदेशी नाम है। यह नाम मुसलमानों ने यहाँ के निवासियों को अपनी पहचान के लिए दिया था। साथियों सोचो, वर्तमान में हम कहते हैं कि गर्व करो कि हम हिंदू हैं, यानी हम गर्व भी उस चीज पर करते हैं जो हमारा है ही नहीं, कभी हमारा था ही नहीं। यह नाम भी दूसरे लोगों ने दिया है, उस चीज पर हम गर्व कर रहे हैं। अज्ञानता ही कहा जा सकता है इसे। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने से पहले किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में हिंदू शब्द नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह था कि उस समय के लोगों को इस नाम की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उस समय उनमें यह भाव ही नहीं था कि वे समान अधिकारों वाले समाज के अंग हैं। इस प्रकार के हिंदुओं के समुदाय को एक संगठित समाज नहीं माना जा सकता। वास्तव में देखा जाए तो यह जातियों का समूह मात्र है। इसमें हर एक जाति केवल अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग व सक्रिय रहती है और अपने अस्तित्व की रक्षा करना इसका एकमात्र व अंतिम लक्ष्य रहता है। समुदाय में रहते हुए भी हिंदुओं में संघ भावना नहीं पाई जाती है, अर्थात हिंदू समाज को जातियों का संघ भी नहीं माना जाता। किसी भी जाति को यह एहसास नहीं है कि दूसरी जातियों से भी उसका कोई संबंध है। बस केवल हिंदू मुस्लिम दंगों के समय तो सब जातियां एक हो जाती है, बाकी समय में हर जाति अपने आप को दूसरी जाति से अलग रहने और अपनी पहचान अलग बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। ये जातियां न केवल अपनी जाति में ही खान पान और शादी विवाह का संबंध रखती है, बल्कि बहुत से जातियों ने तो अपना एक अलग पहनावा व रहन सहन भी तय कर रखा है ताकि वे दूसरों से अलग दिखे। भारत में विदेशी सैलानियों का मनोरंजन करने वाले असंख्य तरह के पहनावे देखने को मिलते हैं। उनका कारण भी यहाँ बहुत सी जातियां होना है। सच्चाई तो यह है कि एक आदर्श हिंदू वही है जो चूहे की तरह बिल में रहने वाले उस चूहे की तरह है जो अन्य लोगों के संपर्क में आकर मेल मिलाप नहीं करना चाहता। हिंदुओं में सामूहिक चेतना की भारी कमी पाई जाती है। हर एक हिंदू में जो चेतना है वह उसकी जाति की चेतना है, सामूहिक चेतना नहीं। यही कारण है कि हिंदुओं को एक समाज या एक राष्ट्र नहीं कहा जा सकता। फिर भी ऐसे काफ़ी भारतीय हैं जिनकी देशभक्ति उनको यह मानने की स्वीकृति नहीं देती कि भारत एक राष्ट्र नहीं है, बल्कि यह तो केवल विभिन्न समुदायों के असंगठित लोगों की भीड़ है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ऊपर दिखाई पड़ने वाली अनेकता के पीछे आधारभूत एकता है जो हिंदुओं के जीवन को प्रभावित करती है।
यह एकता पूरे भारत में हिंदुओं की आदतों, रिवाजों, परंपराओं, आस्थाओं, विश्वासों और विचारों की समानता में व्याप्त है, लेकिन इसी के कारण इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता कि हिंदू एक समाज का निर्माण करते हैं। ऐसा सोचना किसी समाज के गठन में आवश्यक अवयवों को समझने में गलती का परिणाम होगा। शारीरिक रूप से पास रहने वाले मनुष्य वैसे ही समाज का निर्माण नहीं करते जैसे समाज का कोई सदस्य अन्य लोगों से दूर रहकर भी समाज की सदस्यता नहीं खोता। इसी प्रकार एक समान आदतों, परंपराओं, आस्थाओं और विचारों का होना लोगों को एक समाज के रूप में संगठित करने के लिए काफी नहीं है। केवल भौतिक वस्तुएं केवल भौतिक रूप से ईंटों की तरह एक से दूसरे इंसान को नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार एक समुदाय की आदतें और परंपराएं, विश्वास व विचार दूसरे समुदायों द्वारा अपनाए जा सकते हैं और इस तरह दोनों में समानता का आभास हो सकता है। बिखेरने से संस्कृति व सभ्यता का विस्तार होता है और यही कारण है कि विभिन्न आदिवासी कबीलों में परंपराओं, आदतों, आस्थाओं व विचारों में काफ़ी समानता मिलती है, चाहे वे एक दूसरे के पास में नहीं रहते हैं। लेकिन इन समानताओं के बाद भी इन आदिवासी कबीलों का एक समाज नहीं, इन आदिवासी कबीलों को एक समाज नहीं कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि केवल कुछ समानताएं एक समाज की बनावट के लिए काफ़ी नहीं है। लोगों के मिलने से समाज का निर्माण होता है, क्योंकि उनके पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर उन सबका समान अधिकार है। कुछ चीज़ों पर सबका समान अधिकार होना किसी चीज़ के आम अधिकार क्षेत्र में होने से अलग है, और केवल यही एक मार्ग है जिससे लोग एक दूसरे के साथ कुछ चीज़ों पर बराबर अधिकार पा सकें। यह मार्ग है आपस में एक दूसरे से जुड़कर रहना, सभी का एक दूसरे से संपर्क बने रहना। इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि समाज में आपसी संपर्क और संवाद को बनाए रखकर ही अपने अस्तित्व को कायम रख सकते हैं। ठोस बात यह है कि यदि कुछ लोगों के आचरण दूसरे लोगों के आचरण के समान है तो यह काफ़ी नहीं होगा। समानांतर व्यवहार चाहे समानता के लिए ही क्यों ना हो, लोगों को एक समाज में बांधने में सक्षम नहीं है। यह इस तथ्य से साबित होता है कि इंदौर की विभिन्न जातियां कई त्यौहार मनाती हैं, लेकिन समान त्यौहार विभिन्न जातियों द्वारा समान रूप से मनाए जाने पर भी एक समाज के रूप में नहीं बंध पाते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि एक व्यक्ति सामूहिक गतिविधियों में भाग लेवे और योगदान करें। इससे दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। किसी व्यक्ति को सामूहिक समारोह में इस तरह शामिल किया जाए कि वह समूह की सफलता को अपनी सफलता और उसकी असफलता को अपनी असफलता माने। यही वह वास्तविक चीज है जो लोगों को आपस में बांधकर समाज बनाती है। जाति प्रथा समान व सामूहिक समारोह या क्रियाकलापों को रोककर इसने हिंदुओं को एक ऐसा समाज बनने से रोक दिया जिसका एकता भरा जीवन हो और अपने अस्तित्व में होने का एहसास होने से रोका है। साथियों, जय भीम। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि बाबा साहब द्वारा लिखित साहित्य को आपको ऑडियो बुक या वीडियो की छोटी छोटी क्लिपों के द्वारा आपके सामने पेश कर सकूं। उद्देश्य है कि बाबा साहब के विचारों का
प्रसार किया जा सके। वैसे ये पुस्तकें वर्तमान में फ्री में उपलब्ध है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जय भीम।